स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों हम 7th क्लास का क्या इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और बहुत सारा हमने कवर कर लिया था। क्या था आपके चैप्टर का नाम? आपके चैप्टर का नाम क्या था? 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, एक एग्जाम्पल दिया था आपका या आप दादाजी का, उनके बचपन का, फिर उनकी स्कूल की लाइफ का। मतलब हमें क्या देखना था, परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें देखी थी हमने परिवर्तन में। आपके नामों के परिवर्तन देखे थे, है ना। भारत का जो आपका भूगोल है, सॉरी इस समय मैप है भारत का, इंडिया का हमारे, उसमें परिवर्तन देखे थे। कुछ शब्दावली देखी थी, उसमें परिवर्तन देखे थे। बहुत सारी चीजें देखी थी, है ना। ये याद है, कल बताया था लास्ट क्लास में आपको। चलो अब हमें उसके आगे देखना है। ये देख लिया था हमने, नई और पुरानी शब्दावली, है ना। ये इतिहासकार, उनके स्रोत, ये सब चीजें देख ली थी ना। चलो आज आगे चालू करते हैं। कहां से? क्षेत्र और साम्राज्य से। अब क्षेत्र और साम्राज्य में हमें क्या देखना है? क्षेत्र और साम्राज्य में हमें क्या देखना है? पहले तो क्षेत्र और साम्राज्य का मतलब समझ लो। क्षेत्र को इंग्लिश में बोलेंगे कि तो क्या? एरिया। जैसे आप किसी शहर में रह रहे हो, जैसे मैं इंदौर में रह रहा हूँ, ग्वालियर में रह रहा हूँ, और मैं एक विशेष एरिया में रहता हूँ, विशेष क्षेत्र में रहता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है ना। आप पूछोगे सर आप किस एरिया में रहते हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं उस फला फला एरिया में रहता हूँ। या हिंदी में बोलो कि सर आपको किस क्षेत्र में रहते हो, तो मैं बोलूंगा मैं फला फला क्षेत्र में रहता हूँ। मतलब भौगोलिक तौर पर आप देखोगे तो एक छोटा सा क्षेत्र बोल सकते हो, यानी एक छोटी जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। साम्राज्य लिखा है दूसरा शब्द आपका। साम्राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पायर। साम्राज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पायर। और एम्पायर का मतलब क्या होता है? मैं राजा हूं इस जगह का, है ना। मैं राजा हूं या मैं तानाशाह हूं इस जगह का, और जहां जहां मेरा मतलब राज फैला हुआ है, या जहां जहां जो जो क्षेत्र मेरे अधीन आते हैं, वो सब मेरा क्या है? साम्राज्य, मेरा एम्पायर है। मतलब क्षेत्र छोटा होता है और एम्पायर या साम्राज्य बड़ा होता है। क्षेत्र एक संकुचित जगह को बोल सकते हैं, और साम्राज्य विस्तार या फैला हुआ। ठीक है ना। ये चीजें दोनों अंतर है किसमें? क्षेत्र में और साम्राज्य में। ठीक, तो अब हमें क्षेत्र और साम्राज्य में देखना क्या है, इस चैप्टर में क्या परिवर्तन आए। बताना चाह रहा है चैप्टर आपका कि चोल, चोल क्या है? चोल आपका साम्राज्य हुआ है। चोल, तुगलक, मुगल। अब ये पढ़ने को आपको कहां मिलेंगे? चोल पढ़ने को आपको कहां मिलेंगे? सेकंड अध्याय में। तुगलक वंश आपको पढ़ने को कहां मिलेगा? आपकी अभी बुक आगे पढ़ेंगे ना, तो तीसरे अध्याय में। पर मुगल वंश आपको कहां पढ़ने को मिलेगा? चौथे अध्याय में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, और दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। यही बताना चाह रहा है चैप्टर में आपके कि अभी जब आप पढ़ोगे आगे, तो आपको ये कुछ क्षेत्र, वो राजवंश मिलेंगे पढ़ने को। जैसे आप जब चैप्टर 2 पे जाओगे, अध्याय 2 पढ़ोगे अभी, तो उसमें चोल के बारे में बताया गया है। अब मन में आता है सर चोल कौन है? चोल भी क्या हुए? राजा हुए हैं। भारत के दक्षिण हिस्से में इन्होंने क्या किया है? शासन किया है, और बड़े स्तर पर क्या किया है? शासन किया। मतलब इनका भी क्या था? साम्राज्य था, और इस साम्राज्य के अंदर कई छोटे छोटे क्षेत्र आते थे। ठीक है ना। तीसरा चैप्टर पढ़ोगे जब आप, तो आपको उसमें तुगलक वंश पढ़ने को मिलेगा। दिल्ली सल्तनत है आपका, उसके जरिए आपको तुगलक वंश क्या होगा? पढ़ने को मिलेगा। इनके अंदर भी इनका भी साम्राज्य था, और इसमें भी कई क्षेत्र आते थे। चौथा चैप्टर जब पढ़ोगे आप, तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? मुगल काल पढ़ने को मिलेगा। मुगल में अकबर जैसे राजा हुए, उनका भी बड़ा साम्राज्य था, और उसमें भी छोटे छोटे कई क्षेत्र आते थे। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि दिल्ली सल्तनत में क्या बोलते हैं, गयासुद्दीन बलबन जो गुलाम वंश का राजा था, उसके अधीन बहुत बड़ा क्षेत्र आता था। ये क्या दिया है? एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो आप क्या समझे कि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए इन 1000 सालों में। क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे? पहले राजाओं के पास छोटे छोटे क्षेत्र रहते थे, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ राजाओं के पास क्या रहने लगे? बड़े बड़े क्षेत्र आने लगे, और साम्राज्य उनका बढ़ता गया। ये भी क्या थे? परिवर्तन थे। किसमें? क्षेत्र में और साम्राज्य में। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। यही लिखा हुआ है इसमें। आगे क्या है ये आप देख सकते हो।
एक आपको मैप दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अधीन आने वाले प्रांत। मतलब एक समय ऐसा आ गया था, एक समय ऐसा आ गया था जब दिल्ली में एक राजा था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये नंबर छोटे छोटे आपकी किताब में भी होंगे, ये सारे क्षेत्रों पर ये बहुत सारे नंबर है। टोटल नंबर कितने होंगे आपके, इसमें पीछे दिया हुआ है, टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 10 10 20 और 24, लगभग 24 बड़े बड़े क्षेत्रों पर, लगभग 24 बड़े बड़े क्षेत्रों पर किसका अधिकार था, मोहम्मद बिन तुगलक का, जो तुगलक वंश का शासक था। आगे हम पढ़ेंगे ना अभी दिल्ली सल्तनत आपके पाठों में, है ना, अध्ययन करेंगे तीसरे अध्याय में। तो ये बताना चाह रहा है इस चैप्टर के माध्यम से, आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है क्या, क्षेत्र पहले छोटे थे, फिर धीमे धीमे क्षेत्रों में भी क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे, और ये क्षेत्र बड़े बड़े साम्राज्य के रूप में राजाओं के अधीन आ गए। क्लियर हुआ ना बेटा, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है कि इन 1000 सालों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हमने परिवर्तन भारत के मैप में देखा, हमने परिवर्तन शब्दों में देखा, जैसे विदेशी व्यक्ति अलग अलग दोनों शब्दों में होते हैं वर्तमान में, ठीक है ना। हमने परिवर्तन समुदाय में देखा, जो राजपूत वगैरह उनके बारे में, हमने परिवर्तन क्षेत्रों में देख लिया और साम्राज्यों में देख लिया। क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा है। सन 700 तक कई क्षेत्रों को अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा एवं संस्कृति विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे, इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चल रहती थी, कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। अब देखो, जो मैंने आपको बोल के बताया वही इसमें लिखा हुआ है आपकी किताब में। क्या लिखा है, आपने जब 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है ना, उसमें क्या दिया आपका, एंशियन इतिहास यानी प्राचीन इतिहास दिया हुआ, एंशियन हिस्ट्री दी हुई है। वो कहां तक पढ़ी आपने, जो 6th क्लास की हिस्ट्री थी, 6वीं क्लास की हिस्ट्री आपने कहां तक पढ़ी, 700 ईस्वी तक, ठीक है ना। अब हम कौन सी क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 7वीं क्लास की, 7th क्लास की। तो कहां से कहां तक, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो यही बताना चाह रहा है पाठ के माध्यम से, अध्याय के माध्यम से आपको, कि जब 700 ईस्वी में समाप्त हुई आपकी प्राचीन इतिहास, तब बहुत सारे छोटे छोटे जगह, बहुत छोटे छोटे राजा आ चुके थे। लेकिन जैसे ही जैसे समय बढ़ाना, बड़े बड़े राज्य आते गए, जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत हुआ। दिल्ली सल्तनत में आपके लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, है ना। उसके बाद आ गए आपके मुगल। तो मतलब जैसे ही जैसे समय बढ़ता गया ना बेटा, ये क्या हो गया, साम्राज्य क्या होता गया, फैलता गया, और क्षेत्र क्या होते गए, उनके अधीन आते गए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आज कोई बड़ा राजा बन गया, उसने अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया तो वो हमेशा ही बना रहेगा, नहीं। समय के साथ वो भी क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते। जैसे दिल्ली सल्तनत है, वो भी एक समय तक राज करेगा दिल्ली पर, लेकिन एक समय बाद वो भी क्या हो जाएंगे, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। फिर एक नया साम्राज्य का उदय होगा जो मुगल नाम से है, फिर बीच में मराठा भी आ जाएंगे। तो ये चीजें चलती रहती है और क्षेत्र क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और इससे क्या क्लियर होता है कि क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिले, ठीक। एक आपके उसमें छोटी सी इमेज दी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, भाषा और क्षेत्र, भाषा और क्षेत्र, भाषा और क्षेत्र। क्या लिखा है, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जिसमें आपकी सिंधी थी, लाहौरी थी, काश्मीरी थी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती, गुजरी जो गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदी भी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, ठीक है ना। अमीर खुसरो ने क्या बोला, 1318 में जो आपका कवि था दिल्ली सल्तनत में, अमीर खुसरो, उसने बोला कि आप गौर करोगे तो जो भारत देश था उस समय हर जगह अलग अलग भाषाएं थी,
हर जगह क्या थी, अलग अलग भाषाएं थी। जैसे सिंधी थी सिंध प्रांत में, लाहौरी थी लाहौर प्रांत में, है ना, जो पाकिस्तान में इस समय, कश्मीरी कश्मीर में, द्वार समुद्री आपके दक्षिणी कर्नाटक में, ठीक है ना, तेलंगानी आपके आंध्र प्रदेश में, है ना, गुजरी आपके कहाँ, गुजरात में, मारवाड़ी आपके कहाँ, क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में, गौड़ी कहाँ, बंगाल में। ये अलग अलग क्या थी, भाषाएं थी सभी क्षेत्रों की। ठीक, अमीर खुसरो ने आगे बताया, इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। बोले इतनी सब भाषाएं थी, है ना, अमीर खुसरो ने क्या बोला, इतनी सब भाषाएं थी और इन भाषाओं को बहुत सारे लोग जानते थे। जैसे आपकी क्या बोलते हैं, कश्मीरी है तो वहां का आम आदमी भी कश्मीर का क्या बोलता होगा, कश्मीरी बोलता होगा। लेकिन एक भाषा और थी जिसका नाम क्या था, संस्कृत नाम था, और उस संस्कृत भाषा को सब लोग नहीं बोल पाते थे। क्यों, वो ब्राह्मण लोग बोलते थे। अभी भी आपके घर में कोई पूजा होती है ना बेटा, कथा वगैरह होती है, तो एक अलग से पंडित जी आते हैं और पंडित जी क्या करते हैं, संस्कृत में मंत्र पढ़ते। क्या आपको वो समझ आते हैं, या आप वो मंत्र पढ़ सकते हो? नहीं सर। क्यों, वो स्पेशल भाषा कौन बोलता है, ज्यादातर पंडित लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ ठीक। आगे क्या लिखा है, अमीर खुसरो द्वारा, अब आपको इन लोगों ने होमवर्क दे दिया है, ये बता दी अमीर खुसरो ने कौन कौन सी भाषाएं थी। अब नीचे क्या होमवर्क दिया आपको, अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाओ। अब आपका काम क्या है, घर पे क्या करना है, आपको होमवर्क करना है। क्या, अमीर खुसरो ने जितनी भी भाषाएं बताई हैं उन सबकी क्या बनानी है आपको, सूची। उन सबकी आपको क्या बनानी है, सूची। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किताब में ही दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये करना है, आपको सूची बनानी है। ठीक है ना, और उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उसके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है। आप तो पहले क्या करोगे, पूरी सूची बनाओगे, फिर उन भाषाओं की भी अलग से, या उन भाषाओं पर अंडरलाइन करना जो आज भी वहां बोली जाती है। जैसे कश्मीर में आज भी कश्मीरी बोली जाती है, क्या हिंदी भी बोली जाती है और कश्मीरी हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है ना, जैसे सिंध प्रांत में आज भी सिंधी बोली जाती है, सर बिल्कुल बोली जाती है, तो आपको उस पर भी अंडरलाइन करना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है ना, चलो। और नीचे भी लिखा हुआ है, क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं, मतलब परिवर्तन हुआ है ना। आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी क्या हो गए, बदल गए। कैसे, पहले शुद्ध कश्मीरी बोलते थे, अब क्या बोलने लगे, कश्मीरी हिंदी बोलने लगे, है ना। पहले प्योर गुजराती बोलते थे, अब गुजराती हिंदी बोलने लगे। ठीक है ना, गुजराती और हिंदी को मिक्स करके बोलने लगे, इस तरीके से। क्लियर हुआ आपको? ये आपका होमवर्क है और ये बताता है क्या, जिस प्रकार से क्षेत्रों में, है ना, आपके शब्दावली में, भारत के मैप में, साम्राज्य में परिवर्तन हुए, उसी प्रकार से परिवर्तन 1000 सालों में देखे गए कि इसमें भाषाओं में। ये एक ओवरव्यू दिया गया है पार्ट में कि आप आगे क्या क्या पढ़ने को आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो, क्या लिखा हुआ है, 18वीं शताब्दी में मुगल वंश के पतन के 18वीं शताब्दी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था और क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन ये आपको कहां मिलेगा, 8वें अध्याय में पढ़ने को। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। ठीक है, यही सब चीजें लिखी हैं। क्या, जैसे ही मुगल वंश का पतन हुआ, अभी आप मुगल वंश पढ़ोगे 8वें अध्याय में, जैसे ही मुगल वंश का पतन हुआ तो छोटे छोटे क्षेत्र जो मुगल वंश के अधीन थे, उन क्षेत्रों के राजा क्या करने लगे, वापस से उदय होने लगे और अपना साम्राज्य क्या करने लगे, विस्तार करने लगे। ये भी क्या था, एक परिवर्तन था। ये भी क्या था, एक परिवर्तन था। ठीक है ना, चलो आगे क्या है, नए और पुराने धर्म। नए और पुराने धर्म। अब देखो कितनी सारी चीजें देख ली परिवर्तन में हमने। भारत का मैप देख लिया, है ना, शब्दावली देख ली, समुदाय देख लिए, और आपका संस्कृति देख ली। ठीक है ना, उसके अलावा अभी देखा था क्या, आपके क्षेत्र और साम्राज्य देख लिए, उनमें परिवर्तन देख लिए, भाषाओं में परिवर्तन देख लिए, और अब परिवर्तन हमें किस में देखना है, नए और पुराने धर्म में। मतलब पहले कुछ पुराने धर्म थे, अब कुछ नए और धर्म आ गए। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो, क्या दिया है इसमें, इतिहास जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इतिहास जिन 1000 वर्षों की पड़ताल, यही बोल रहा है आपसे पाठ में कि हम जिन 1000 सालों की जांच कर रहे हैं। अब जो पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जांच कर रहे हैं उन 1000 सालों की जिनमें क्या हुए, परिवर्तन हुए। तो इतिहास जिन 1000 सालों की पड़ताल हम कर रहे हैं
उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व, लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। नहीं समझ आया? समय के साथ क्या हुआ? धार्मिक परंपराओं में भी क्या है? परिवर्तन आए। समय के साथ क्या हुआ? धार्मिक परंपराओं में भी क्या है? परिवर्तन आए। पहले लोग केवल देवी देवताओं को पूजते थे। पहले लोग केवल किसे पूजते थे? दैविक तत्व यानी देवी देवताओं में लोगों की आस्था होती थी, ठीक है ना, और व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। कोई शिव को पूज रहा है, कोई शंकर को पूज रहा है। अब आप देखोगे एक बड़े स्तर पर सामूहिक रूप से लोग क्या करने लगे हैं? पूजने लगे हैं। अब ज्यादातर आप देखोगे ज्यादा लोग क्या पूजने लगे? शिव को पूजने लगे, कोई हनुमान जी को पूजता है ना। तो समय के साथ ये भी क्या हुआ? परिवर्तन आए। पहले लोग किसी विशेष देवी को पूज लेते थे, है ना, या को दूसरा किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष देवता को पूजता था, वो भी करता था, ठीक है। अब लेकिन समय जैसे परिवर्तित हुआ ना, तो लोगों में क्या हो गई? विभिन्नताएं आ गई। कैसे? अब कुछ लोग अपने गुरुओं को भी पूछते हैं, है ना। जैसे आप इस समय कोई नए नए गुरु आए दिन सुनते ही रहते हो, टीवी पर वचन चलते हैं, आपके घर पे भी चलते होंगे। कुछ लोग उन्हें ही भगवान मान लेते हैं, है ना। कुछ देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। पहले ये चीजें नहीं थी। मतलब धर्म में भी क्या होने लगा? अब परिवर्तन होने लगा। केवल हिंदू धर्म में नहीं, अन्य धर्मों में भी क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। और उनकी आस्थाएं जो थी ना, वो परिवर्तित होती गई। मतलब आस्था पहले केवल भगवान के प्रति थी, अब वो इंसानों के प्रति भी होने लगी। पहले मतलब बोल सकते हो आप, जैसे किसी हर व्यक्ति के अलग भगवान, ऐसे कोई शंकर को पूज रहा है, कोई शिव को पूज रहा है, कोई माता को पूज रहा है, सब अलग अलग। लेकिन अब क्या सामूहिक स्तर पर क्या होने लगे? आस्थाओं में परिवर्तन होने लगे। अब आज हम हिंदू धर्म को, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे क्या? नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बहुत आदर होता था। इसके संरक्षक थे। नए नए शासक स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों को समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। पहले क्या था? अब जैसे आप हिंदू धर्म के हो, हिंदू धर्म कहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे बदलाव आए। बदलाव कैसे आए? नए नए देवी देवता आ गए। पहले इतने देवी देवता शायद नहीं रहे हो। अब क्या हुए? नए नए देवी देवताओं की क्या होने लगी? पूजा होने लगी। राजाओं ने नए नए क्या बनवाए? मंदिर बनवा दिए, ठीक है ना। समाज में पहले केवल ज्यादा वैल्यू रहती थी किसकी? आपके देवी देवताओं की। लेकिन जब मंदिर बनवाए तो मंदिरों में पूजा कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण आपके पुरोहित हैं, उनकी भी वैल्यू क्या होने लगी? समाज में बढ़ने लगी। अब इंसान किससे डरता है? भगवान से तो डरता है, ये सभी डरते हैं, ठीक है ना। तो इस भगवान की पूजा कौन करता? पुरोहित ब्राह्मण करते। तो ज्यादा लोग किसे सम्मान देते? पुरोहितों को। ये बात किसे पता चलती? राजाओं को। उन्हें क्या लगता? अगर कोई ब्राह्मण या पुरोहित को लोग सम्मान दे रहे हैं, तो वो पुरोहित को क्या करते? बढ़ावा देते, जिससे क्या हो? लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। तो धीमे धीमे ये धर्म आपका क्या होने लगा? ब्राह्मण धर्म और ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है ना। ये सब क्या हो रहे थे? आपके धर्म में परिवर्तन ही तो हो रहे थे, ठीक है ना। आगे चलते, आगे क्या है? आगे इन्होंने लिखा हुआ है आपके, इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, ठीक। अब प्राचीन इतिहास में आप देखोगे पहले इतने भक्त नहीं होते थे जितने आप क्या देखोगे मध्यकालीन इतिहास में। एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम बताता हूं आपको, आपने सुना है कि नहीं, लेकिन आपके घर पे तो सुना ही होगा, मीराबाई का। मीराबाई, ठीक। मीराबाई हो सकता है आपने सुना हो, नहीं घर पे आप पूछना, सुना होगा सबने। मीराबाई क्या हो? एक क्या थी? कृष्ण भक्त थी। तो इनका उदय कब हुआ? ऐसे भक्तों का उदय कब हुआ? मध्यकालीन इतिहास में। क्या पहले ऐसे भक्त मिलते थे आपको? आप 6वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भक्ति में ऐसे परिवर्तन आए हो। लोग पहले पूजा करते, लेकिन ऐसे कोई ज्यादा भक्त होते नहीं थे।
जो भगवान के लिए क्या करें, अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तुलसीदास हुए आपके, और भी अलग अलग भक्त हुए, है ना, कबीरदास, ये सब लोग क्या थे, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य, बहुत रामानुज, ये सब क्या थे, भक्ति तो थे। तो इस काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, पूजा के साथ साथ क्या आने लगा, लोगों में क्या बढ़ने लगी, भक्ति बढ़ने लगी, नए नए देवी देवता आ गए, ब्राह्मणों की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्या अब आपके मन में आता है, सर क्या ऐसा केवल हिंदू धर्म में हुआ है? क्या ऐसा केवल हिंदू धर्म में हुआ है? नहीं, ऐसा अन्य धर्मों में भी हुआ है। जैसे आपका कौन सा दूसरा धर्म बड़ा भारत में, मुस्लिम धर्म, उसमें भी हुआ है। कैसे? जैसे क्या, यह वही युग है जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे आपका कुरान शरीफ, अब क्या हुआ, एक समय बाद एक नया धर्म आया, इसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या किए, आक्रमण किए, तो नए धर्म आए, क्या, कुरान शरीफ। तो क्या मुस्लिम धर्म केवल एक ही अल्लाह को मानते हैं? ठीक है, ये बात तो सही है, मुस्लिम धर्म वाले लोग केवल एक अल्लाह, एक ईश्वर को मानते हैं। तो वो क्या सभी एक ही पथ पर चलते हैं? नहीं, उनमें भी विविधता है। कुछ सिया होते हैं, कुछ सुन्नी होते हैं, कुछ पैगंबर हजरत को पूछते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, उनके दामाद हसन अली को पूछते हैं। तो मतलब ये परिवर्तन केवल हिंदू धर्म में नहीं थे, इसके अलावा अन्य धर्मों में भी थे। जो ऐसे आपका क्या हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ठीक है ना। जैसे आपका क्या हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, ठीक, क्लियर हुआ। चलो, और बाद में मुस्लिमों के भी एक बड़े नेता लीडर हुआ करते थे, जिसे हम खलीफा कहते थे, जिसे हम क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तभी तो खलीफा का पद समाप्त किया, आगे आप पढ़ोगे, जिसे हम क्या बोलते थे, ये लोग क्या करते थे, जैसे हम कैसे पूछते हैं आपके पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, ठीक है ना, इसी प्रकार से, या फिर हमारे हिंदू धर्म को कोई सबसे बड़ा क्या हो, एक व्यक्ति हो जिसे सर्वोच्च माना जाता हो, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी बेशक एक अल्लाह एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उसमें भी सिया हैं, विभिन्नताएं हैं ना, सिया है, सुन्नी है, कुछ पैगंबर हजरत को पूछते हैं, कुछ आपके क्या बोलते हैं, उनके दामाद हसन अली को पूछते हैं, और कुछ लोग खलीफा जो उनके जो मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा नेता, या सबसे बड़ा बोल सकते हैं, आपको समर्थक बोल सकते हैं, या सक्सेसर, सक्सेसर समझे, अनुयायी, सक्सेसर बोल सकते हैं, कुछ लोग खलीफा को मानते हैं। तो इस धर्म में भी क्या थी, आपकी विभिन्नताएं थी। क्लियर हुआ? चलो, हाँ, अब अगला टॉपिक क्या है इसमें आपका, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार मतलब परिवर्तन किसमें आए, कालखंडों में। समय में भी क्या लिखा हुआ है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, जैसे इतिहासकार हो, आप समय केवल घड़ी में देखोगे या कैलेंडर में देखोगे? नहीं, आप अगर इतिहासकार हो तो समय को केवल घंटों में, दिन में या वर्षों में नहीं देखोगे, आपका नजरिया अलग होगा। अलग कैसे? आप सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो परिवर्तन आए हैं उसे आप क्या बोलोगे, समय का एक वो दोगे, कि पैरामीटर दोगे, ये क्या है, समय है, ठीक है ना। मतलब समाज में परिवर्तन आया क्या, जैसे स्त्रियां पहले मान लो घर से नहीं निकलती थी, अब घर से निकलने लगी हैं, ये समय का एक आप एग्जाम्पल दे देंगे इतिहासकार हो तो, ठीक है ना। विचारों में परिवर्तन आए, ये समय का क्या है, एक आपका क्या बोल सकते हैं, पैरामीटर हो गया। और क्या क्या है, जैसे आर्थिक रूप से, आर्थिक संगठन, पहले अधिकतर लोग क्या करते थे, खेती करते थे, किसानी करते थे, लेकिन अब लोग क्या करने लगे, जॉब करने लगे। तो ये भी क्या है आपका समय का परिवर्तन। तो ये कालखंडों पर विचार इस प्रकार से किया है, किसने, इतिहासकारों ने, ठीक है ना। चलो आगे क्या लिखा है आपका, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय युगों को 3 युगों में बांटा। 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब देखो, इतिहासकारों ने भारत को अलग अलग विचारों में, अलग अलग कालखंडों में बांटा, लेकिन जो आपके अंग्रेज थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा। तो कौन कौन से युग थे आपके, एक था हिंदू,
दूसरा था मुस्लिम, तीसरा था ब्रिटिश। ऐसा क्यों? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में क्यों बांटा? उसका कारण ये है, प्राचीन इतिहास में आप जितने राजा देखोगे उतने राजा क्या थे आपके? हिंदू राजा थे। मध्यकालीन इतिहास में मुख्यतः जितने भी बड़े बड़े राजा हुए वो क्या थे? मुस्लिम थे। जब ये मुस्लिम राजा समाप्त हुए तो फिर सत्ता किसने संभाल ली? ब्रिटिशरों ने संभाल ली। मतलब प्राचीन काल में आपके आपके क्या बोलते, हिंदू, मध्यकालीन में मुस्लिम, और जब आधुनिक इतिहास लग जाएगा आपका तो आपको कौन मिलेंगे? फिर ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने भारत के युगों को 3 आधार पर बांटा। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर, ठीक है ना। क्यों ऐसा? वो इसलिए मानते थे कि जिस समय जो राजा रहे हैं उनका वही धर्म होता था, तो वही एक पूरा क्या हो गया? कालखंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस तरीके से नहीं मानते हैं। वो जो भारतीय इतिहासकार है वो उसे इस तरीके से नहीं मानते। क्यों? वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? वो बोलते हैं कि अगर समय का विभाजन करना है तो आप कैसे करो? आर्थिक आधार पर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कुछ अभी लोग खेती कर रहे हैं, पहले लोग ज्यादा लोग खेती करते थे, अब कम लोग कर रहे हैं। पहले स्त्रियां घर से नहीं निकलती थी, अब घर से निकल रही है, जॉब भी कर रही है, बाहर भी जाती, पार्टी में जाती, हर जगह। उनका मानना था ये जो समय में परिवर्तन हुआ है, ये जो विशेषताएं एक समय की, हमें इनके आधार पर क्या करना चाहिए? समय को बांटना चाहिए। और अंग्रेजों ने के आधार पर, किस आधार पर बांटा? मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के या अंग्रेजों के आधार पर, ठीक है ना। इस आधार पर क्या करा? अंग्रेजों ने बांटा, ठीक है ना, ब्रिटिश आधार पर। चलो, हाँ, यही सब आपके इसमें लिखा हुआ है कि समय में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। हजारों आदि में परिवर्तन, इस सालों में हजारों परिवर्तन आए। तो हमने ये सब क्या देखे? परिवर्तन देखे। किसमें? आपके, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? 1000 सालों में, 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों में हुए क्या? परिवर्तन, ठीक है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन देखे बेटा हमने। कौन कौन से? नंबर 1, भारत का जो मानचित्र था, भारत का जो मानचित्र था उसमें परिवर्तन देखे, ठीक है सर, है ना। उसके अलावा शब्दावली में परिवर्तन देखे, ये भी ठीक है सर, है ना। समुदायों में परिवर्तन देखे, जैसे राजपूत पढ़ा था आपने, है ना। समुदायों में परिवर्तन देखे। उसके अलावा सामाजिक, सामाजिक एवं और कौन से परिवर्तन देखे? आर्थिक परिवर्तन देखे। और क्या देखे? सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन देखे। उसके अलावा क्या बोलते हैं, धर्म, पुराने और नए धर्म देखे, पुराने और नए धर्म में परिवर्तन, है ना। भाषा में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, ठीक है ना। उसके बाद क्षेत्र, एक और देखा क्या? क्षेत्र एवं साम्राज्य, क्षेत्र एवं साम्राज्य, इसमें भी परिवर्तन। इतने सारे हमने क्या देखे? परिवर्तन देखे हैं। तो इस चैप्टर में आपको ये एक ओवरव्यू दिया गया था ऊपर ऊपर से कि आगे वाले जो आपके अध्याय हैं उसमें आपको पढ़ना है और वही परिवर्तन देखने हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो आपका पहला चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा आपके 7th क्लास का। बस आपको समझना है, ज्यादा कुछ याद करने का नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगा कि अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तब तक आप इसका क्या कर लो? रिवीजन कर लो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है।